तो जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग एक नया सेशन यानी इसी का एक अगला पार्ट, हिस्ट्री का ही अगला पार्ट लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4-5 दिन तक आपको वीडियो नहीं गया था, जिस कारण से हम भी परेशान थे, आप लोग भी परेशान रहे होंगे कि क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। तो बता देंगे कि आप लोग का जो सर जी क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसका ऑफलाइन सेंटर भी हम दे चुके हैं अखाड़ा घाट पुल के बगल में, और ओपी जो सिकंदरपुर है उसके बगल में। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है आज? तो इतिहास का ही हम लोग अगला टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों। इतिहास में कौन सा टॉपिक? तो अगला टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारा नंद वंश। हम लोग पिछले क्लास में दोस्तों पढ़े थे कि हम लोग कौन कौन पढ़ रहे हैं। हर्यक वंश पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं कल के क्लास में, यानी पिछले वीडियो में क्या पढ़े हम लोग दोस्तों? शिशुनाग वंश। सी से क्या था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के अंतिम जो शासक थे दोस्तों, शिशुनाग के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। उस नंदीवर्धन को किन्होंने मारा था दोस्तों? तो उस नंदीवर्धन को महापद्म नंद ने, किसने? देखिए हुआ क्या था, नंदीवर्धन ने अपना एक सेनापति नियुक्त किया। किनको? महापद्म नंद को। जब सेनापति नियुक्त किया तो सारा का सारा शक्ति किसके पास चला गया दोस्तों? सेनापति यानी महापद्म नंद के पास चला गया। वो जो महापद्म नंद थे, नंदीवर्धन को हत्या कर दिया और खुद का अपना वंश जो है कौन सा? तो नंद वंश की शुरुआत कर दिया। ये कब चला था? तो 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक चला दोस्तों। 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक, एकदम मस्त। यहां तक वो समझ में आ गया होगा। कहानी फिर से आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ता है तो क्या क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं। अब जो है महापद्म नंद, यह एक छोटे ये इनका जो जाति था, अगर जाति की हम लोग बात करेंगे, एक नाई जाति से आते थे। कौन से? नाई। तो इन्होंने जितने राजपूत थे, इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही शासन तो नहीं करेगा दोस्तों, है ना। तो इन्होंने राजपूत को के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, उसको विनाश करने का प्रण लिया। इसीलिए इन्हें सर्वछत्रांतर कहा गया। इन्होंने राजपूत को विनाश करने का निर्णय लिया, जिस कारण से इन्हें सर्वछत्रांतर कहा गया, या लोग इन्हें सर्वछत्रांतर के नाम से भी जानते थे। उपाधि था, जैसे इनका क्षत्रियों के नाश करने वाला। सर्वछत्रांतर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो क्षत्रियों को नाश करने वाला दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ते हैं तो इस वंश की हम लोग समझ चुके हैं, सर्वछत्रांतर की उपाधि धारण किया इन्होंने। इस वंश की जाति क्या थी? नाई थी। अच्छा, इनके प्रधानमंत्री जो थे वो, उनका नाम राक्षस। अब वो वाले राक्षस नहीं, इनका एक और नाम था, विष्णुगुप्त। क्या नाम था दोस्तों? विष्णुगुप्त। उनको लोग राक्षस भी कहते थे। और इनके समय में, महापद्म नंद के समय में दोस्तों, महापद्म नंद से बहुत सारा विस्तार हुआ और मगध धीरे धीरे बढ़ते गया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर करके आता है दोस्तों। जहां से मगध एक बिहार के छोटे से राज्य से शुरू हुआ था, गिरिव्रज यानी कि राजगीर से, मगध अब बहुत दूर तक फैल गया। इन्होंने गंगा नदी को पार कर गया। ठीक है, इन्होंने गंगा नदी को पार किया और विंध्य पर्वत तक बढ़ गया। गंगा नदी के पार अभी तक के कोई भी शासक नहीं किया था। गंगा नदी में के सीमा को ही पार नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने गंगा नदी के उस पार जाकर के भी क्या किया? विंध्याचल पर्वत तक कब्जा किया और यह धीरे धीरे बढ़ते हुए साम्राज्य बड़ा होते चला गया दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि इन केंद्रीय शासन पद्धति के इन्हें जनक माना जाता है। जिस तरह से अभी भी हर देश में केंद्रीय शासन पद्धति चलता है, उसी प्रकार से सबसे पहले अगर कहेंगे इतिहास में दोस्तों, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो कहा जाता है किनको? तो महापद्म नंद को। अब समझिए, जो व्याकरण के अच्छे जानकार थे पाणिनि, इन्हीं के अच्छे मित्र थे। पाणिनि जानते हैं ना? पाणिनि के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिन्होंने व्याकरण की रचना किया था पाणिनि ने। वो पाणिनि जो थे महापद्म नंद के अच्छे मित्र भी थे। यहाँ पहले हमने लिख दिया है कि पाणिनि जी का संबंध जो है महापद्म नंद से था। किस रूप में? मित्र के रूप में। अब समझिए, एक राज्य का कलिंग पड़ता कहाँ है? तो वर्तमान में श्रीलंका के तरफ कलिंग पड़ता है। उस कलिंग के ऊपर महापद्म नंद ने आक्रमण किया। आक्रमण हुआ, बहुत भव्य युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में महापद्म नंद जीत गया दोस्तों। महापद्म नंद क्या हो गए? जीत गए। जीतने के बाद में जब इन्होंने कलिंग को जीता तो अपना एक नाम और रखा। क्या कहा कि आप हम एकराट है। क्या है दोस्तों? एकराट। एकराट की उपाधि उन्होंने धारण किया। एकराट की उपाधि उन्होंने धारण कर लिया। किसको जीत करके? कलिंग को।
लेकिन सोचना यह है, समझना यह है कि कलिंग को अगर पूछा जाए कि पूरी तरह से मिलाया था तो नहीं मिलाया। महापद्म नंद ने कलिंग को जीता था और एक राज्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों, लेकिन कलिंग को पूरी तरह से अपने राज्य में, मगध में नहीं मिलाया था। कुछ कुछ अंश रह गए थे, यानी जीत तो हासिल की थी लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला। अगला शासक आता है पांडुपुत्र। पांडुपुत्र ने कुछ ज्यादा खास काम किया नहीं, इसीलिए लोग इन्हें अयोग्य शासक कहते हैं। अयोग्य शासक का मतलब समझिएगा कि जो पहले से काम हुआ है उसी तरह के काम, कुछ अलग काम अगर नहीं करते हैं तो इतिहासकार उन्हें अयोग्य शासक के रूप में जानते हैं। तो पांडु भी एक अयोग्य शासक थे, इनके बारे में कुछ करेंगे तभी तो दोस्त पढ़ेंगे। इतिहास ऐसे ही किसी को जगह नहीं देता है दोस्तों। जब आप अदर राजा से अलग कुछ करेंगे, अदर यानी दूसरे लोगों से कुछ अलग करेंगे, तो ही आप इतिहास में अपना जगह बना पाएंगे दोस्तों, तभी समाज में अपना जगह बना पाएंगे दोस्तों। ये हम लोग बहुत पहले से ही समझते आ रहे हैं, इतिहास सबको जगह नहीं देता दोस्तों। जो सबसे अलग काम करता है उसी को इतिहास जगह देता है, वरना सब जी रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब कमा रहे हैं क्या, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो निकल करके समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं और उनका नाम ना कम से कम 4-5 जनरेशन तक याद रहता है। नहीं तो अभी के समय में लोग अपना बाबा को तक का नाम याद रखता है, लेकिन परबाबा के नाम तो याद ही नहीं रहता है जल्दी किसी को कि परबाबा के नाम क्या है। परबा मतलब बाबा के पप्पा, दादाजी के पप्पा जी, उनका नाम भी याद नहीं रखता है। हमारा और आपका क्या नाम याद रखेगा। इसीलिए समाज के लिए कुछ अलग करना चाहिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए, तब जाकर के लोग आपको भी इतिहास में जगह देगा, नाम याद रहेगा। जिस तरह से पांडु के इतिहास में मतलब कुछ अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, इस कारण से इतिहास में इतिहासकारों ने इनको जगह नहीं दिया। जगह तो है लेकिन सीधे नाम के तौर पे कि एक राजा हुए पांडु। अब जो इनके बाद एक राजा आते हैं वो बहुत शक्तिशाली थे, घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। घ है, गौर समझिएगा, धनानंद नहीं है, घनानंद। ये जो घनानंद है दोस्तों, घनानंद, ये घनानंद बहुत ही लालची, धन को संग्रह करता था, धन को अपने पास इकट्ठा रखता था और बहुत ही क्रूर शासक, अपने राज्य में क्रूरता फैला दिया पूरा मगध में। और क्या किया उन्होंने? क्रूर मतलब मारपीट करता था, अत्याचार करता था। इनसे इनकी राजा जो प्रजा जो थे वो बहुत उब चुके थे। और इसी समय एक घटना होता है दोस्तों, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अब शुरू है कि अब राजा महाराजा का इतिहास पढ़ना है। और राजा महाराजा के इतिहास का मतलब है कि कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी दोस्तों, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लालची, और इन्होंने क्या किया, कलिंग जो जीत चुके थे, कौन कलिंग को जीते थे, कौन? महापद्म नंद। उसी कलिंग में इन्होंने नहर का निर्माण कराया दोस्तों। क्या कराया? नहर का निर्माण कराया। और इसी समय सिकंदर, नाम तो आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़ा सिकंदर है कि सिकंदर का अर्थ होता है, इसीलिए कहा गया कि एक सिकंदर नाम का राजा था जो कि पूरे विश्व, उस समय जितने विश्व थे देश के बारे में उनको जानकारी था, लगभग सारे देश को उन्होंने कब्जा कर चुका था, सभी देश पे आक्रमण करके उसको जीत लिया था। इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो सिकंदर को क्या, किस नाम से जाना था? यही सिकंदर जो है विश्व विजेता, इन्होंने भारत पे उसी समय आक्रमण कर दिया। जिस समय घनानंद अपने मग्न में चोर था, एकदम मदिरा पान कर रहा है, एकदम नाच गाना ये सब देख रहा है दोस्तों, उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। यह सिकंदर का आक्रमण जो है, जब आप वर्तमान में देखेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ता है, उस क्षेत्र से हुआ था दोस्तों। अब जो है यह जब आक्रमण हुआ तो इसके समय में अब इसी में एक थे, कौन? चाणक्य। कौन? चाणक्य। और कौन? चाणक्य के ही शिष्य थे जिनका नाम, देखिए एक नाम आता है चाणक्य और उनके शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब समझिए कुछ कहानी है, इस कहानी को अच्छी तरह से समझिएगा कि इसी चीज की जानकारी कि महान शासक सिकंदर आपके तरफ, मगध की तरफ बढ़ रहा है। इस तरफ मगध की तरफ बढ़ रहा है और उसको रोकना बहुत जरूरी है दोस्तों। कौन कहा? उसको रोकना बहुत जरूरी है। ये चाणक्य ने घनानंद के दरबार में जाकर के इंफॉर्मेशन दिया कि आपसे बहुत, आप हो सकते हैं तो उनसे हार भी सकते हैं, पूरे विश्व को हराते हुए आए हैं, एक भारत बचा हुआ है। घनानंद को बड़ा बुरा लगा। घनानंद तो अपने मग्न में चूर था, कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कोई हरा दे, इतने बड़े साम्राज्य मगध है मेरा, इतना सेना है, सारा चीज है ना, कोई मुझे हरा नहीं सकता है। चाणक्य ने कहा, बहुत विनती किया कि महाराज आप क्या करिए, पहले उनको देखिए, सिकंदर को रोकने का काम करिए महाराज। लेकिन
धनानंद ने चाणक्य की बात नहीं माना और उल्टा ही चाणक्य ने जब उनको कहा कि रोकने के लिए, तो चाणक्य उन्होंने अपमान किया। उनको भरी सभा में चोटी, पंडित थे चाणक्य, चोटी बांध करके रखते थे, है ना, उनको धक्का दे दिया और चोटी खुल गई। जब चोटी खुल गया तो उन्होंने, चाणक्य ने कहा भरी सभा में कि जिस दिन तुम्हारे साम्राज्य को मैं ध्वस्त कर दूंगा, उसी दिन अब ये शिखा, शिखा मतलब होता है चोटी, को मैं बांधूंगा। और उसी दिन चाणक्य ने अपना चोटी उस दिन से नहीं बांधा और चले गए कहाँ, अपने गुरुकुल, और वहां से लिए अपने शिष्य को। किसको? सबसे जो उनको प्रिय है और सबसे बेहतरीन शिष्य थे। अच्छा बताइए, टीचर के सबसे प्रिय शिष्य कौन होते हैं? शिक्षक के जो सबसे पढ़ने में तेज हो, है ना, बहुत अच्छे तरह से समझदार हो, जो समझते हैं हर बात को और शिक्षक के बात को मानते हैं, उनके लिए वही प्रिय होता है दोस्तों। जी, एकदम वही प्रिय होते हैं। जो टीचर की नजर में वही अच्छे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध विद्या में कौशल, हर चीज में ठीक था, तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के अपने ले लिए और चल दिए कहाँ? सिकंदर के पास। ऐसा कहा जाता है कि कहानी गाड़ा जाता है, कहानी है, सुन लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, राजा महाराजा की कहानी। चाणक्य पहुंचते हैं कहाँ? वहीं पे सिकंदर के सेना के बीच में जाकर के घुल मिल जाते हैं। घुल मिल करके उन्होंने अफवाह फैला दिया लोगों, सिकंदर के सेना में। जो महान सिकंदर भारत के ऊपर रहा था आक्रमण करने के लिए, एक दो राज्य को छोटे छोटे को जीत भी लिया था दोस्तों, तो उन्होंने अफवाह फैला दिया। क्या अफवाह फैला दिया? ये जो नदी है, इस नदी को जिस जिस आदमी ने पार किया, भारत के ऊपर जो जो आदमियों ने आक्रमण किया, अब कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है, क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के जिस जिस आदमी ने पार किया है, या जिस नदी, इस भारत की ओर जो भी, ऐसे समझिए कि भारत की ओर जो भी लोग बढ़े हैं, भारत देव की भूमि कहलाता है। उनकी बहुत ही दुर्दशा हुई है और वो कभी भारत से जीत नहीं पाए। इस तरह के अफवाहें फैला दिया गया कि भारत देवों की भूमि है, उस पर आक्रमण करोगे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब जो है सेना में धीरे 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 डर पैदा होने लगा और इस डर को कहा सिकंदर ने, सिकंदर को भी इस बात की पता चला हमारे सेना डर रहे हैं भारत पे आक्रमण करने के लिए, तो कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि पहले कुछ छोटी टुकड़ी को, यानी 20-25 सेना को क्या करेंगे, भारत पहले भेजेंगे दोस्तों, चलिए भेजेंगे, अब भेजने के बाद में देखेंगे। तो कहा ठीक है, चाणक्य ने कहा ठीक, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उनके साथ साथ में चाणक्य गया। जब चाणक्य उस नदी को पार कर जाता है, वापस फिर से रिटर्न आता है, तो ऐसा माना जाता है कि चाणक्य विद्या में, यानी कि विष विद्या में भी निपुण थे। विष मतलब होता है जहर, जहर को भी वो अच्छी तरह से जानते थे, कितना मात्रा में कब मिलाना, तरह तरह के जहर के बारे में जानते थे। अब जो है चाणक्य, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खाना में कुछ मिला दिया था, जिस कारण से जब सेना सब आए तो 4 दिन उस जहर का असर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसे हो रहे थे। किसी को पेट झड़ रहा है, इसके कारण से मृत्यु हो गई, किसी को डायरिया के कारण, हर आज सेना को अलग अलग प्रकार की बीमारी हो रहा है और मरते जा रहा है। अब सेना में और खौफ फैल गया कि जिसने भारत की धरती पे कदम रखा है दोस्तों, है ना, जो जिसने रखा है वो सब किसी न किसी तरह से मर रहा है। डर के मारे कोई भी सेना भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं हुआ और यही चाणक्य नीति होता है। और चाणक्य ने अपनी नीति में सफल हो गया और महान सिकंदर जैसे सेना को रिटर्न, यानी वापस लौटने को मजबूर कर दिया। तो हम क्या कर दिया, और सिकंदर चाणक्य की जीत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोनों मिलकर के अपना एक नीति बनाया और उस नीति के तहत काम किया और महान सिकंदर को भी वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने वापस लौटा। वापस लौटने के बाद में मैकेडोनिया में उनकी मृत्यु हो जाती है ना। आगे चल के हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे, सिकंदर के बारे में जब पढ़ेंगे। तो अब जो है समझिएगा गौर से, यहाँ पे एक आपको मोटा मोटा कहानी सुनाए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें बहुत अच्छी तरह से और भी कहानी आपको हम बताएंगे। तो हमने लिखा यहाँ कि इसके समय विश्व विजेता सिकंदर, किसके समय, धनानंद के समय आक्रमण हुआ पर वापस लौट गया। क्यों वापस लौट गया दोस्तों? महान सिकंदर जो था वो वापस लौट क्यों गया? अभी हम बताएं, कहानी आपको सुनाए हैं कि किसका, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के अफवाह फैला दिया कि जो भी भारत पे आक्रमण करता है उसका विनाश तय है। इस तरह से चाणक्य नीति के तहत महान सिकंदर वापस, इन्होंने चाणक्य को अपमान किया। पढ़ चुके हैं, चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के सिकंदर तथा, और यही चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आए दरबार में, और दरबार में आए, कहे कि अब हम क्या करेंगे, तो तुम इस शासन पर से हटो, हमारे चेला चंद्रगुप्त मौर्य बैठेंगे शासन पे। क्या लगता है दोस्तों,
राजा इतना आसानी से हट जाएगा, घनानंद इतना आसानी से हट जाएगा कि चाणक्य कह है और उनके लिए कुर्सी छोड़ देगा? ऐसा संभव है नहीं। बड़ी मार मारा दोनों चेला गुरु को, दोनों को बड़ी मार मारे। दोनों आदमी वहां से किसी तरह से अपना जान बचा करके भागे। जान बचा करके जब भागे तो जाकर के एक घर में छुप गए, है ना। वो घर में छुप गए और उनको एक खिचड़ी मिला खाने के लिए, ऐसा कहा जाता है खिचड़ी मिला खाने के लिए दोस्तों। अब जो खिचड़ी खा रहे थे वो अपने बच्चे को भी दिए थे, अपने पति को भी दी थी एक महिला, और वो दोनों को भी दिए थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को भी, ऐसा कहा जाता है। या फिर वो छुप करके देख रहे थे। बहुत सारी किताब में अलग अलग कहानियां हैं। अब जो है तो उनके बेटा डायरेक्ट बीचे में हाथ लगाते हैं, ठीक है, बीचे में तो हाथ जल जाता है। तो महिला क्या बोल पड़ती पता आपको, है ना, कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य है, चाणक्य की तरह रहता है कि बीचे में हमला करता है। हाँ, बीच में करेगा तो हाँ तो जलवे न करेगा। अब लीजिए, चाणक्य के फिर दिमाग खुल गया, कहा कि ओहो, हमको डायरेक्ट हमला नहीं करना चाहिए था राजा के ऊपर। राजा के ऊपर डायरेक्ट हमला किए, दरबार में पहुंच गए थे, है ना, कि राजा को हटाएंगे और हम अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासन बनाएंगे। दोनों पिटा करके आ गए। अब क्या करना है, तक काटते काटते से खाइए खिचड़ी को, काटते काटते से खाइए, काटते काटते से, यानी बगल बगल से खाना है। काटते काटते का मतलब बिहारी लैंग्वेज है, बगल बगल से, साइड साइड से खाना है। अब जो है ताकि अच्छा इस राज्य को बीच में से हमला नहीं करेंगे ना, तो घनानंद बहुत बड़ा सेनापति सेना रखा हुआ, हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। बगल बगल से इन्होंने तोड़ना शुरू किया और चाणक्य ने अपना नीति लगाना शुरू कर दिया। धीरे 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 उस राज्य में ऐसे ही पूरा एकदम क्रूरता फैला हुआ था राजा का, और जनता को उस घनानंद के खिलाफ खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर दिया, जनता जब त्राहिमाम करने लगा, हमला करने लगा, तो घनानंद के ऊपर अब आसान हो गया। उसके सेना उसके साथ खड़ा नहीं रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला किया और घनानंद को हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद में अब एक नया वंश की स्थापना होगा दोस्तों, जिस वंश का नाम पड़ेगा क्या, चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करेगा। इसलिए अपने टाइटल के अनुसार, नाम के अनुसार एक वंश आ रखेगा नाम, जिसका नाम होगा मौर्य वंश। दोस्तों क्या होगा नाम, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे होंगे। अच्छे ढंग से आप इसको एक बार दो बार रिवीजन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है दोस्तों। तो क्या करिए आप लोग, इसको उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं तो उतार लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।